हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, यह एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। दूसरा, हर एक भाग के 10-10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। विज्ञान एमसीक्यूज़ का ये 13वां एपिसोड है और इससे पहले 12 एपिसोड हो चुके हैं और हर एपिसोड में हर एक भाग में 120 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसलिए आज हर एक भाग के प्रश्नों की संख्या 121 यानी 121 से शुरू होगी। आज का पहला प्रश्न है, गाड़ी में यात्रा के दौरान सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि ब्रेक ना लगाई जाए। गति का कौन सा नियम इसकी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन हैं, गति का प्रथम नियम अर्थात जड़त्व का नियम, दूसरा है गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रश्नानुसार स्थिति में जड़त्व का नियम कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ यानी नैरो टर्न यानी शार्प टर्न या फिर नैरो टर्न पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह घटना किस कारण होती है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, जड़त्व का आघूर्ण का नियम, त्वरण का नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है यानी नैरो टर्न पर या शार्प टर्न पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह घटना गति के प्रथम नियम अर्थात जड़त्व के नियम के द्वारा घटित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दें। रेलगाड़ी, बस, ऑटो रिक्शा और साइकिल, उपरोक्त में से किसका जड़त्व सर्वाधिक होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चूंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है अर्थात जो वस्तु जितनी भारी होगी उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। उपरोक्त विकल्पों में से रेलगाड़ी सर्वाधिक भारी है अतः उसका जड़त्व भी सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु का डैश उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। खाली स्थानों में आएगा जड़त्व का आघूर्ण, जड़त्व, बल या फिर ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, संवेग नामक राशि को प्रस्तुत किया था? आइंस्टाइन ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेग नामक राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग यानी मोमेंटम। अगला प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहते हैं? वेग, संवेग, त्वरण या फिर जड़त्व आघूर्ण। वेग मतलब वेलोसिटी, संवेग मतलब मोमेंटम और त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव्यमान यानी मास एवं वेग यानी वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग जिसे p में निरूपित किया जाता है यानी मोमेंटम कहते हैं, अर्थात p = m/v। अगला प्रश्न है, सड़क किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती लेकिन कम गति से चलते हुए ट्रक की टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाती है या कारण बन सकती है। ऑप्शन है ट्रक का वेग, ट्रक का द्रव्यमान, ट्रक का संवेग या फिर ट्रक का त्वरण।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कम गति से चलते हुए ट्रक का वेग यानी वेलोसिटी तो कम होगा, परंतु उसका द्रव्यमान यानी मास अत्यंत अधिक होगा। संवेग यानी मोमेंटम m/v, उसका संवेग भी अधिक होगा जो दुर्घटना का कारण होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। वह है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी एक्सेलरेशन यानी m/a = वॉट। क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्य, बल, वेग या फिर संवेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। द्रव्यमान m यानी मास एवं त्वरण यानी एक्सेलरेशन के गुणनफल को बल यानी फोर्स कहते हैं, अर्थात F = m/a। अगला भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, जल के लिए pH का मान होता है लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम या फिर 8.5 या उससे अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। pH मूल्य एक संख्या होती है जो कार्यों की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों का pH का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिन विलयनों का pH का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। अम्लीय मतलब एसिडिक, जो एसिडी होते हैं, एसिडिटी होते हैं जिसमें एसिड होता है, जैसे अम्ल कहते हैं यानी एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच, लोहा, सीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ओजोन परत के क्षरण के सर्वप्रथम मानव निर्मित कारण है CFC यौगिक, हैलोजन जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन होता है तथा नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडल में अधिकता, परंतु सर्वाधिक उत्तरदायी CFC ही है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC गैस, जो ओजोन को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं के से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस का निस्सरण होता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनती है? शीशा, एंटीमनी, ग्रेफाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट से बनती है। ग्रेफाइट कार्बन का सुचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों में अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या हैं? 1, 2, 3 या सभी कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनके बीच में रिक्त स्थान होता है।
यह निरंतर गतिशील होते हैं एवं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी यानी सभी। अगला प्रश्न है पदार्थ में कणों के विसरण की दर का सही क्रम बताएं। ऑप्शन है ठोस द्रव गैस ठोस, गैस द्रव ठोस या फिर ठोस गैस द्रव। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। चूंकि गैस में कणों के बीच रिक्त यानी गैप द्रव से अधिक एवं द्रव कणों के बीच रिक्तियां यानी जो खाली जगह होते हैं एवं उनकी गति ठोस से अधिक होती है, अतः पदार्थों में गैसीय पदार्थ के कणों की विसरण की दर सर्वाधिक एवं ठोस पदार्थों के कणों के विसरण की दर कम होती है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर ध्यान दें। ताप व दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, या फिर पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर सभी कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। कुछ पदार्थ जैसे लकड़ी, पत्थर ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। ताप और दाब में परिवर्तन करके इनकी अवस्था यानी भौतिक जो फिजिकल स्थिति है, जो फिजिकल स्टेटस है उसका को नहीं बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता या फिर वायु की गति। सही विकल्प चुनें। सभी कारक प्रभावित करते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी कारक प्रभावित करते हैं। बाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है, अतः सतही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान अधिक होने पर कणों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और वे बाष्पीकृत हो जाते हैं। वायु में आर्द्रता अधिक होगी तो बाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति अधिक होने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जा गया है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला है सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की कुछ गणनाएं की थी। दूसरा है बोस की गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई अवस्था की खोज की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC कहा गया। या फिर सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरेले और कॉल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर सभी कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला प्रश्न है व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक वह है जो थोड़ी ही मात्रा में प्रभावकारी होता है, रोगोत्पादक एवं पोषक दोनों पर क्रिया करता है, सभी जीवाणुओं और विषाणुओं पर क्रिया करता है, या फिर रोगजनक सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार पर क्रिया करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक वह है जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार पर क्रिया करता है। इस एपिसोड में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर जितने भी एपिसोड हुए इसमें जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे के सारे NCERT बेस्ड हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या तो फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आप अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें और क्वेश्चंस को आप हो सके तो अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके आगे करके पीछे करके देखते रहें। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी आपके साइंस के क्वेश्चन को हल करने में
और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको आसानी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट करें, हमें बताएं कि और इसको बेहतर करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शीत भंडारण में भोजन को सामान्य कपबोर्ड की अपेक्षा अधिक समय तक क्यों रख सकते हैं? जीवाणुवीय गुणन पूर्ण रूप से रुका रहता है, निम्न तापमान से प्लाज्मोलिसिस होता है, कीटों द्वारा संक्रमण नहीं हो सकता, या फिर जीवाणुवीय गुणन अधिक बढ़ जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शीत भंडारण में भोजन को सामान्य कपबोर्ड की अपेक्षा अधिक समय तक रख सकते हैं, क्योंकि शीत भंडारण में जीवाणुवीय गुण पूर्ण रूप से रुका रहता है। हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड्स या बोलने में कुछ हिंदी वर्ड्स हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, कुछ मेडिकल वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आगे पीछे हो सकते हों, तो आप जो यहाँ पे लिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। पाश्चुराइजेशन खाद्य पदार्थों को मुक्त बनाता है, सभी जीवाणुओं से, सभी सजीव जीवधारियों से, जीवाणुओं के सभी कायिक रूपों से, या फिर सभी रोगोत्पादक सूक्ष्म जीवों के कायिक रूपों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाश्चुराइजेशन खाद्य पदार्थों को सभी रोगोत्पादक सूक्ष्म जीवों के कायिक रूपों से मुक्त बनाता है। अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों मर जाते हैं? ऑप्शन है, जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते, नमक जीवाणुओं का संदमन करता है, या फिर जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस कारण मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। ऑप्शन है निमोनिया, पोलियो, माइलाइटिस, चेचक, कन्फर या फिर सिफिलिस। तीसरा है खसरा, मलेरिया, निद्रा रोग, या फिर टिटनेस, टाइफाइड या फिर तपेदिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टिटनेस, टाइफाइड, तपेदिक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन क्या होता है? मलेरिया, रेबीज एवं कैंसर के विरुद्ध टीका, पोलियो, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीका, टाइफाइड, डिप्थीरिया तथा कुकर खांसी उत्पन्न करने वाले विषाणुओं का मिश्रण, या फिर टिटनेस, कुकर खांसी तथा डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रिपल एंटीजन टिटनेस, कुकर खांसी तथा डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका है। अगला प्रश्न है, दूध के खट्टा होने में क्या होता है? दूध के खट्टा होने में अनॉक्सी जीवाणु उपस्थित होते हैं, ऑक्सी जीवाणु उपस्थित होते हैं, अनॉक्सी तथा ऑक्सी दोनों प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूध के खट्टा होने में ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, दलहनी पादपों के मूल ग्रंथियों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दलहनी पादपों के मूल ग्रंथियों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, हम सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं लेकिन गाय पचा सकती है, क्योंकि? ऑप्शन है गायों के सूक्ष्म चर्वण दंत होते हैं,
यानी गाय के पास जो है वो जो चबाने के दांत होते हैं वो मतलब उसके पास सक्षम चवन दांत होते हैं। गायों के पेट में अनेक कक्ष होते हैं। गाय पर किन सेल्यूलोज उत्पन्न करती हैं जो सेल्यूलोज को पचा सकता है, या फिर गाय की आहार नाली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। गाय सेल्यूलोज को पचा सकती हैं क्योंकि गायों की आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटो क्लीनिंग द्वारा भोजन का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ऑप्शन है एंजाइम को निष्क्रिय बनाने के लिए, जीवाणुओं तथा विषाणुओं को नष्ट करने के लिए, विषाणुओं को मारने के लिए, या फिर जीवाणुओं को मारने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑटो क्लीनिंग द्वारा भोजन का स्टेरिलाइजेशन जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, जिससे भोजन अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। तो ये था आज का क्लास। आपको ये क्लास कैसा लगा हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं।